नमस्कार दोस्तों और वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एक हाई कोर्ट का इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक इम्पोर्टेंट जजमेंट सामने आया है और ये इम्पोर्टेंट जजमेंट होने वाला है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जीएसटी का काम देखते हैं तो डे टू डे लाइफ में ई-वे बिल और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर आप जब डील करेंगे तो इस टाइप का इशू आपके सामने आ सकता है। तो जिसके लिए ऐसी जानकारी और ऐसे कैश फ्लो का जो जजमेंट है वो इंफॉर्मेशन में जानकारी में रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। लाइक से जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए आगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग इस केस के बारे में आगे देख लेते हैं एक्चुअली ये है क्या। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो केस है वो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। ये यहाँ पे आपका पिटिशनर जो है फाल्गुनी स्टील है बोल के है, जो कि एक ऑथोराइज डीलर है सेल का। ठीक है, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑथोराइज डीलर है ये, टीएमटी बार्स वगैरह का, और है रिस्पोंडेंट यहाँ पे है असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है, तो यहाँ जनरली क्या केस हुआ है, तो पहले हम लोग एक यहाँ पे स्नैपशॉट ले लेते हैं कि ये क्या केस है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑथोराइज डीलर है सेल का आपका ये फाल्गुनी स्टेट, जो कि पेटिशनर है केस का, और ये फरवरी 17, 2019 को ये एक्चुअली परचेज करता है एक कंसाइनमेंट टीएमटी बार का सेल से। ठीक है, टीएमटी बार खरीदता है सेल के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। जो रूल्स होता है इस पर टैक्स इनवॉइस ये परचेज करता है। अब जो पेटिशनर है वो एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का एक थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टेशन का वो सर्विस लेता है। ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड वो ट्रांसपोर्ट होता है और वो एक रजिस्टर्ड व्हीकल के अगेंस्ट में वो कंसाइनमेंट अपने यहाँ मंगाता है, यानी कि थर्ड पार्टी का के थ्रू वो अपना कंसाइनमेंट अपने यहाँ मंगाना चाहता है सेल से। अब टैक्स इनवॉइस डेटेड फरवरी 17 का जनरेट होता है। आपका सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, 17 तारीख का जो कंसाइनमेंट होने वाला था, तो 17 तारीख का डेट का टैक्स इनवॉइस भी इशू करता है, जिसके ऊपर सारा कुछ रहता है, क्वांटिटी रहता है, डिस्क्रिप्शन रहता है क्वांटिटी का, मटेरियल का, क्या गुड्स है, व्हीकल नंबर वगैरह सब कुछ रहता है। लेकिन यहाँ पे इशू क्या एक आता है, वो हम लोग यहाँ पे देखिए, द ई-वे बिल कुड नॉट बी जनरेटेड बाय द ट्रांसपोर्ट ड्यू टू द टेक्निकल ग्लीचेस ऑन द पोर्टल पे टेक्निकल ग्लीचेस के कारण ट्रांसपोर्ट जो था, जो कि हायर किया गया था रिसिपिएंट के द्वारा, वो ड्यू डेट यानी कि जब कंसाइनमेंट के समय ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाया उस दिन, यानी कि जिस दिन कंसाइनमेंट जाने वाला था। अब बाद में दिस ई-वे बिल्स वेयर जनरेटेड ऑन फरवरी 20, यानी कि फरवरी 20 तारीख को जनरेट हुआ। ये 2019 का बात है। एंड प्रेजेंटेड टू द असिस्टेंट कमिश्नर, और ये ई-वे बिल जो बाद में यानी कि बैक डेटेड बनाकर प्रेजेंट किया गया असिस्टेंट कमिश्नर को, और विच वाज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया, कंसिडरेशन में नहीं लिया गया। ठीक है, डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये जनरली एक केस है। तो यहाँ पे जो इशू निकल कर सामने आता है वो इशू ये है, वेदर पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड ऑन द एसईसी इन द एब्सेंस ऑफ ई-वे बिल इफ द टैक्स अथॉरिटी प्रूव्स दैट देयर वाज अ मालफील्ड इंटेंशन टू इवेड टैक्स। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि क्या टैक्स पेनल्टी लगाई जा सकती है एसईसी के ऊपर, ये जो एसईसी का जो इंटेंशन बिहाइंड द इवेड ऑफ टैक्स, यानी कि क्या एसईसी जो है वो जो गलती हुई है वो उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है, क्या वो इंटेंशनली उसको किया या फिर एक्सीडेंटली हुआ, यानी कि विदाउट एनी इंटेंशन हो गया है। ये सिचुएशन देखकर, तो अगर ये नहीं होता है, मान लीजिए यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकता है कि मान लीजिए इंटेंशन के द्वारा अगर ऐसा किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे टैक्स इवेड का आपका यहाँ पे फ्रॉड लगेगा और उस पर पेनल्टी वगैरह सब कुछ इस पर आता है। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा केस जहाँ पे इंटेंशन नहीं है टैक्स इवेड करने का किसी भी टैक्स पेयर का जो कंसाइनमेंट में इन्वॉल्व है, तो उस केस में क्या उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है डिपार्टमेंट के द्वारा। ऐसे सिचुएशन बहुत से पहले भी हो चुके हैं जिसके ऊपर बहुत सारे हाई कोर्ट्स का ऑलरेडी डिसीजन आ गया है। तो अगर समराइज देखा जाए उन डिसीजनों का, तो यही निकला है कि उसका
मेन इंटेंशन देखा जाता है कि इवेट करने का इंटेंशन है कि नहीं है टैक्स पेयर का, उसके ऊपर, ठीक है। और इसके सिवा भी और भी एस्पेक्ट वहाँ पे कंसिडर में लिया जाता है कि क्या क्या सिचुएशन में, किस कंडीशन में क्या डिसीजन, क्या इश्यूज हुए हैं, उस बेसिस पे डिसीजन लिया गया, ठीक है। तो चलिए इस पर्टिकुलर डिसीजन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे हाई कोर्ट का डिसीजन हुआ। अब फर्दर इस केस में फरवरी 21 2019 को एक एशियन इशू किया गया। अब ये एशियन जो इशू किया गया GST MOB 07 में, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में जो सेक्शन में ये इशू किया गया, यानी कि अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 के अंडर में एक एशियन इशू किया। पिटिशनर डिपॉजिटेड अमाउंट पिटिशनर से जमा कर दिया ऑन 21 फरवरी 2019 टुवर्ड द टैक्स एंड पेनल्टी। टैक्स एंड पेनल्टी मिलाकर टोटल 2,59,724 रुपये का पेमेंट कर दिया, जिसके बाद रिस्पोंडेंट यानी कि डिपार्टमेंट ने रिलीज़ कर दिया उसके गुड्स को, ठीक है। इसके बाद में द पिटिशनर प्रेफर्ड स्टैट्यूटरी अपील बिफोर द असिस्टेंट कमिश्नर ग्रेड 2। अब असिस्टेंट कमिश्नर ग्रेड 2 यानी कि हायर लेवल पे जो यानी कि माल अपना रिलीज़ करवाने के बाद अब इन्होंने यानी कि जो पिटिशनर थे इन्होंने फर्दर एक अपील फाइल पे इस मैटर को लेकर, ठीक है। अब जिसके बाद रिस्पोंडेंट यानी कि हायर लेवल का डिसीजन क्या हुआ, अपहेल द ऑर्डर डेटेड ऑन 21/2019। ये जो 21 फरवरी का जो डिसीजन पहले आया था उसी को इन्होंने कंटिन्यू किया, उसी को एक्सेप्ट किया, पास बाय द रिस्पोंडेंट 1 एंड कंफर्म दैट द टैक्स लायबिलिटी एंड पेनल्टी इम्पोज बाय द रिस्पोंडेंट 1 बाय पासिंग एन ऑर्डर डेटेड 20/2019। यानी कि जो ऑर्डर इशू किया गया तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, उन्होंने उसको सही ठहराते हुए उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब इसको लेकर पिटिशनर क्या करता है आगे, इसको लेकर आगे एक फाइल करता है हाई लेवल पे यानी कि हाई कोर्ट में। क्या डिसीजन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर में बहुत सारा रेफरेंस देते हुए जो ऑब्जर्वेशन दिखाया गया, ऑब्जर्व दैट देयर वाज नो इल इंटेंशन एट द हैंड ऑफ पिटिशनर देयर इन टू इवेड टैक्स। देखिए इवेशन ऑफ टैक्स इवेट करने का मेन प्रिंसिपल होता है किसी की गलती मानने के लिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पिटिशनर जानबूझकर कोई इंटेंशनली ये गलती नहीं किया है, सिंस द डॉक्यूमेंट्स अकम्पनिंग द गुड्स कंटेनिंग ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स, सारा कुछ जितना भी डिटेल्स है रिलेवेंट उसका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी जमा किया गया था, ठीक है, डिपार्टमेंट के पास, जिसको एंटरटेन नहीं किया गया। तो कोर्ट ने ये चीज़ ऑब्जर्व किया और अब क्या दिया एक बार देखते हैं। mere technical errors without having any potential financial implications should not be the ground for imposition of penalty। कोर्ट ने यह कहा कि सिर्फ टेक्निकल एरर के आधार पर पेनल्टी लगाई नहीं जा सकती, ठीक है। पेनल्टी कोई भी मान लीजिए इसका फाइनेंशियल ज़्यादा इम्प्लीकेशन नहीं हो रहा जिसके कारण, और कोई टेक्निकल एरर है, उसके बेसिस पे उस ग्राउंड पे किसी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। द बर्डन ऑफ प्रूफ देयरफॉर रेस्ट ऑन द टैक्स अथॉरिटी टू इस्टेब्लिश द एक्चुअल इंटेंशन। यानी कि अब ये टैक्स अथॉरिटी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि उसके पीछे क्या इंटेंशन है उसको पता करें, उसको फाइंड आउट करें, उसके बाद ये पेनल्टी उस पर लगाई जाए। अब आगे कोर्ट ने क्या किया, हेल्ड दैट द रिक्वायरमेंट of intent to evade tax for the imposition of penalty is a fundamental principle। यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, टैक्स इवेक्ट करने के पीछे क्या इंटेंशन है टैक्स पेयर का, वो मेन फंडामेंटल है जिसके ऊपर पेनल्टी लगाई सकती है, जिसको मेन वैल्यू दिया जाता है और इसी को मेन देखा जाता है कि क्या इंटेंशन था टैक्स पेयर का, कोई टैक्स इवेट करने का इंटेंशन था या नहीं था, ये किस कारण से हुआ, क्या सर्कमस्टांसेस हुआ। अब इसके बाद कोर्ट ने क्या बोला, रिकॉग्नाइजिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एरर एंड इंटेंशनल इवेशन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ बैलेंस एंड इक्विटेबल अप्रोच टू टैक्स एनफोर्समेंट। हेंस Respondent 1 is to refund the amount of tax and penalty deposited by the petitioner। यहाँ पे फाइनली petitioner के फेवर में डिसीजन देते हुए हाई कोर्ट ने ये बोला और ये ऑर्डर किया रिस्पोंडेंट 1 को कि जो रिफंड और पेनल्टी का पैसा पेमेंट किया है petitioner उसको
रिटर्न कर दिया जाए। तो ये डिसीजन तो है पिटिशनर के पक्ष में आया, क्योंकि कोर्ट ने ये क्लियरली नोटिफाई किया कि उसका जो इंटेंशन था टैक्स पेयर का, वो टैक्स इवॉड करने का नहीं था। पिटिशनर का बिल्कुल ये इंटेंशन नहीं था टैक्स इवॉड करने का, इसलिए उसके फेवर में ये डिसीजन देते हुए हाई कोर्ट ने उसका टैक्स अमाउंट, जो भी टैक्स पेमेंट किया था पेनल्टी, उसका पैसा रिटर्न करने की हिदायत और ये ऑर्डर दिया डिपार्टमेंट को। तो फ्रेंड्स यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये केस लॉ का मेन जो है केस लॉ समझ में आ गया होगा क्या चीज़ है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।